जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण और साहित्य का क्वेश्चन करेंगे जो यूपी टेट में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड है और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा क्या है। जो भारत की जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है यह हिंदी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको फटाफट रिवीजन करवाया जा रहा है, आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की जो सह राजभाषा है एसोसिएट लैंग्वेज वह कौन सी है। तो जो हमारी सह भाषा है वह अंग्रेजी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि हिंदी जो है संघ की राजभाषा होगी। तो अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि जो हिंदी भाषा हमारी वो संघ की राजभाषा होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा का परिवार है। तो जो हिंदी हमारी भाषा है यह बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे मैं पूरे ऑप्शंस को नहीं पढ़ रही हूँ, जो क्वेश्चन सही है आंसर सही है वही आंसर दे रही हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अचीव करने का समय मिल पाए। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है। तो हिंदी के विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलेगा क्योंकि ये हिंदी में चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी आए ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में हिंदी का जो सबसे प्रचलित मानक रूप है वह कौन सा है। तो वर्तमान समय में हिंदी का जो सबसे प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली या कौरवी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको यूपी टेट में पूछेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है उसको क्या कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसे वर्ड कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वह क्या कहलाती है। तो वह ध्वनि कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिखित वाले में वर्ण और मौखिक में ध्वनि कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मानक वर्ण माने जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में मूल स्वर की संख्या कितनी है। जो इसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर कितने हैं 4 होते हैं अ, ई, उ और री। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलेगा। अगला हमारा प्रश्न है
च छ ज झ इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो जो च छ ज का उच्चारण स्थान तालव्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क वर्ग जो होता है ये कंठ से बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो जो य र ल व व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि श स ह वर्ग जो होते हैं व्यंजन किस वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं? तो जो स स ह है ये उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण जो योग है ये क और स से मिलकर बना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ड और ढ बिंदी वाले को क्या कहा जाता है? तो जो ड और ढ है बिंदी वाले, यहाँ बिंदी लगा रहता है, ये उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपको यूपी टेट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समास के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है लंबोदर है, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कारकों में, हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो कारक होते हैं उनकी कुल संख्या 8 होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ से जो है कारक चिन्ह लगा हुआ है, ये किसका बोध कराता है? तो यह आपादान का बोध कराता है, क्योंकि यहाँ से अलगाव का बोध हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का सही विच्छेद होगा पो धन इत्र, पवित्र। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल, मिश्र और संयुक्त। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत थक जाना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग सही रूप हो जाएगा कवयित्री। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी में भी पूछ देता है, तो आप लोग इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी में भी इसको पूछ लेता है। तो कवयित्री का सही रूप होगा कवयित्री। अगला हमारा प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया है? तो जहाँ कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के जो भाग 17 है इसमें राजभाषा का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। वर्ण किसे कहा जाता है और ध्वनि किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई किसे माना जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई वाक्य माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि री का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है। तो री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य मूर्धा से माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखा करिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना हो। अगला हमारा प्रश्न है जो व वर्ड है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो व वर्ड का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है घोषत्व आधार पर वर्णों के कौन से दो प्रकार होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अघोष और स्वघोष। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राणत्व वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। तो प्राणत्व वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, इसका अल्पप्राण और महाप्राण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राण आंसू और हस्ताक्षर शब्द सदैव किस रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अक्षत भी, जो अक्षत शब्द है ये भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अक्षत हो गया और दर्शन हो गया, ये सारे सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जनता और वर्षा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सदैव किस वचन में रहते हैं। तो जो जनता और वर्षा है व्याकरण की दृष्टि से सदैव एक वचन में रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विराम चिन्हों के जनक प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो विराम चिन्हों के जनक या प्रवर्तक कामता प्रसाद गुरु को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य से रिलेटेड और व्याकरण से। इसे आप लोग ध्यान से देखा करिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। यूपीटेट फर्स्ट और सेकंड पेपर में हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ बेस्ड हैं। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी में कुल कितने विराम चिन्ह हैं जो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार माने गए हैं। तो हिंदी में कुल 20 प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो ह वर्ड है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान काकल्य वर्ण से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो र वर्ड है इसको क्या कहा जाता है। तो र वर्ड को लुंठित या प्रकंपित वर्ड कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो ल वर्ड होता है ये पार्श्विक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी से। अगला प्रश्न है कि जो ल वर्ड है इसका विशेष व्याकरणिक नाम क्या है। तो ल वर्ड का विशेष व्याकरणिक नाम पार्श्विक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि य और व को क्या कहा जाता है। तो य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण है। तो जो और सो जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं, उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कोई और कुछ किस सर्वनाम की श्रेणी में आता है। तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थी विद्या का अर्थी में कौन सा समास है। तो विद्यार्थी विद्या का अर्थी में तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि सा सी से जो है इस शब्दों का प्रयोग किस अलंकार के पहचान के लिए किया जाता है? तो सा सी से सम ये उपमा अलंकार में किया जाता है, इसकी पहचान के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत भारती किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में जो हुआ था कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है यह नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इनकी प्रसिद्ध कृति है यामा, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता ऋषि कौन माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो ऋषि हैं पिंगल ऋषि हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है? तो दोहा छंद का ठीक उल्टा जो छंद होता है वह सोरठा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा में पहले 11-11 मात्राएं होती हैं और 13-13 मात्राएं दूसरे चौथे में होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में र इस वर्ड की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अनल का सही अर्थ हो जाएगा आग और अनिल का हो जाएगा हवा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हथियाना और बतियाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो हथियाना और बतियाना यह नाम धातु क्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब लास्ट में जिस भी क्रिया के लास्ट में आना शब्द आ जाए वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया यहाँ अपादान कारक है। अलगाव के अर्थ में से कारक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह घर से बाहर गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं या हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ अपादान कारक होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि किसी वाक्य में और, लेकिन, किंतु, परंतु जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है? तो वाक्य में और, लेकिन, किंतु, परंतु जैसे योजक शब्द जब प्रयोग होता है तो वहाँ संयुक्त वाक्य हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उसने कहा कि वह नहीं आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि वह नहीं आया, इसमें
मिश्रित वाक्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में विराम चिन्हों का जनक किसे माना जाता है। तो हिंदी में विराम चिन्हों का जनक कामता प्रसाद गुरु को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लिखते समय यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसे सुधारने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब लिखते हुए हम किसी त्रुटि का कोई त्रुटि से वर्ष कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ हम हंस पद त्रुटि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ राम गया, तो यहाँ हम भूल गए, घर लगाना भूल गए, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे करके यहाँ हंस पर लगा करके यहाँ घर लिख देंगे, तो राम घर गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता देशज शब्द कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो रेलगाड़ी संकर शब्द है, प्रकार का शब्द है जिसमें दो भाषाओं का मेल हुआ है, रेल और गाड़ी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पंकज शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है। तो पंकज जो है यह योगरूढ़ श्रेणी में आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि योगरूढ़ का मतलब होता है कि जिसे अलग न किया जा सके। अगर हम ये पंकज शब्द को अलग करेंगे तो पंग हो जाएगा और कज हो जाएगा। यहाँ पे पंग का कोई मतलब नहीं है और कज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों मिल जाएंगे तो पंकज यानी कि कमल का अर्थ देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो प्रत्यय क्रिया धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो प्रत्यय क्रिया धातु के साथ जुड़ते हैं वह कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा और इसे ध्यान से देखते हुए चलिएगा और आप लोग शुरू से लास्ट तक इसे ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसे होगा ना कि बिन पद चले चले बिन कागा, ये यहाँ पे विभावना होता है। अगला प्रश्न है कि हनुमान की पूंछ में न लगन न पाई आग में कौन सा अलंकार है। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग यहाँ अतिशयोक्ति है, यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात कहा जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मुख चंद्रमा सा है, यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ तुलना किया जा रहा है मुख का चंद्रमा से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आचार्य भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में 9वां रस किसे माना गया है। तो हिंदी साहित्य में 9वां रस शांत रस को माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रसराज रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। तो जो रसराज रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा और ध्यान से इसको देखते चलिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको बहुत ही आराम महसूस होगा क्योंकि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को अचीव कर लिया है। अगला हमारा प्रश्न है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो हैं ये पिंगल ऋषि माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है। तो दोहा छंद का जो ठीक उल्टा होता है वो सोठा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ये क्वेश्चंस बार रिपीटेड भी हो रहे हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो गया होगा और आपको याद भी हो गया हो रहा होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को, जिनका बचपन का नाम धनपत रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? तो जो कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झरना, आंसू, लहर, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड इनकी जो रचनाएं हैं पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इन्होंने गिल्लू, यामा, निहार, नीरजा आदि रचनाएं की हैं, जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि साकेत और भारती किसकी रचनाएं हैं? साकेत और भारती मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है उर्वशी के लिए किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और एक जो है उर्वशी जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है बेजक जो है साखी शबद रामायणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो यह कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी की पहली कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो जो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं वो बंग महिला को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, क्योंकि जो पहली बार पूछा जाता है पहली लेखिका, पहले लेखक या पहली कहानी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है एग्जाम में। अगला हमारा प्रश्न है संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में आदि कवि किसे माना गया है? तो हिंदी साहित्य में आदि कवि सरहपा को माना गया है स्रोतों के अनुसार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा सब प्रश्न है उदन मार्दन पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो उदन मार्दन जो पत्र है यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र था। अगला हमारा प्रश्न है कि पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो पद्मावत महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तमस जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन खत्री है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है क्योंकि ये PYQ बेस्ड है। अगला हमारा प्रश्न है स्लेश का अर्थ क्या होता है? स्लेश का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में जो विराम चिन्ह हैं उनकी संख्या 20 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में ह वर्ड का
को क्या कहा जाता है? हिंदी में ह वर्ड को काकल्य वर्ड कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि र वर्ड को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो जो र वर्ड है इसे व्याकरण में लुंठित या प्रकंपित वर्ड कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो गया, इसका ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। ल वर्ड का उच्चारण स्थान के आधार पर विशेष नाम क्या है? तो ल वर्ड का उच्चारण स्थान के आधार पर विशेष पार्श्विक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो रेलगाड़ी संकर प्रकार का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ रेल प्लस गाड़ी, यहाँ दो शब्द मिलकर बने हैं, दो शब्दों से मिलकर रेलगाड़ी बनी है। अगला हमारा प्रश्न है पंकज और दशानन किस श्रेणी के शब्द हैं? तो पंकज और दशानन योगगुण श्रेणी के शब्द हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आँख और नाक किस प्रकार के शब्द माने जाते हैं? तो आँख और नाक रूढ़ शब्द माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूढ़ का मतलब होता है जिनके टुकड़े न हो सकें। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हथियाना बतियाना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी भी क्रिया के लास्ट में आना आ जाए वहाँ नाम धातु क्रिया होता है, जैसे लतियाना भी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है स्वजाति का सही विलोम शब्द क्या है? तो स्वजाति का सही विलोम हो जाएगा विजाति। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वाच्य में कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है शशि शब्द का जो लिंग है क्या है? तो जो शशि शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शशि का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मोती और पानी व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो मोती और पानी व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लिखते समय कोई अंश छूट जाने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब लिखते समय कोई अंश या शब्द छूट जाता है वहाँ हम त्रुटिबोधक या हंस पद का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ड और ढ वर्डों को क्या कहा जाता है? तो जो ड और ढ वर्ड हैं जहाँ नीचे बिंदी लगी रहती हैं ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए हो रहा है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्प प्राण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण घोषत्व के आधार पर क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण घोषत्व के आधार पर अघोष होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सघोष जो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कबीर पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो कबीर पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि य और व को हिंदी वर्णमाला में क्या माना जाता है? तो य और व को अर्ध स्वर माना जाता है हिंदी में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अव्यय का दूसरा नाम क्या है? अव्यय को हम अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके लेखक कौन है? तो जो प्रिय प्रवास है, ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चंस है। पहला कि प्रिय प्रवास कौन का प्रथम महाकाव्य है, किसका? खड़ी बोली का। और इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह जो वर्ण हैं ये कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोग वाह वर्ण है यह अंग और अह है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले प्रयोग किया किस राज्य में माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ यह गुजरात में जयदेव भट्ट के शिलालेख से प्राप्त होता है कि इस गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि को लिखने की दिशा क्या होती है? तो खरोष्ठी जो लिपि लिखी जाती है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है।